नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। इसका नाम है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक। साल 2021 के इस इंडेक्स में भारत की रैंक आई है 71। लेकिन ये इंडेक्स होता क्या है, इसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से ये बनता है। अब सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स नहीं है, वो एक अलग सूचकांक है। उस पर भी मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाया था, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 111 और फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में रैंक है 71। इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट इंडाइसेस आते हैं, हम पाथफाइंडर पर उनके वीडियोस बनाते रहते हैं, तो आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। लिवेबिलिटी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो जो भी काम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको यहाँ पाथफाइंडर के करंट अफेयर्स में मिल जाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड, तो ये 71st रैंक जो भारत की आई है, ये 113 देशों में आई है। और किस तरह से ये इंडेक्स बनता है इसी को हम जानेंगे, और भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है, डाउन आई है, ये सब पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी ऐप पर मुझे इस आईडी पर फॉलो ज़रूर करें। वहाँ पर मैं एक स्पेशल सीरीज चला रहा हूँ, करंट अफेयर्स एमसीक्यूज यूपीएससी लेवल के, और इनके 3 सेट ऑलरेडी हो चुके हैं। सेट 4, 5, 6 होने वाला है मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को। इन्हें ज़रूर ज्वाइन करें। आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते ज़रूर है, लेकिन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। और कल रविवार को 11 बजे मेगा कॉम्बैट है। इसका फ़ायदा ये है कि मेगा कॉम्बैट में सभी को स्कॉलरशिप्स मिलेंगी जो भी इसमें शामिल होता है। सो डू एनरोल फॉर कॉम्बैट, नीचे पहले कमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को बनाता कौन है? तो इसको बनाने वाला संस्थान है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट। ये संस्थान इकोनॉमिस्ट मैगजीन से जुड़ा हुआ है। जो इकोनॉमिस्ट ग्रुप है उसकी एक मैगजीन आती है काफ़ी फेमस, तो ये उसी का एक रिसर्च विंग है और इसे स्पॉन्सर करता है कॉर्टेवा एग्री साइंस नाम की एक कंपनी है। तो ये दोनों इसे लेकर आते हैं। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 113 देशों में जहां पर इन्हें डेटा मिलता है, वहां पर वो ये देखता है कि खाद्य सुरक्षा कितनी है। एक होता है कि खाद्यान्न कितना है, और दूसरा कि खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी कितनी है। और वो 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि एक आम आदमी को खाने पीने की कितनी उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी है। तो पहला है कि अफोर्डेबिलिटी, यानी कि खाना कितने सस्ते दामों पर, खाद्यान्न कितने उचित दामों पर उपलब्ध होता है। दूसरा अवेलेबिलिटी, कितनी आसानी से सहूलियत के साथ उसे वो अवेलेबल हो जाएगा जहां वो व्यक्ति रहता है। तीसरा, किस क्वालिटी का खाद्यान्न मिल रहा है, क्या वो सुरक्षित है, सड़ा गला अनाज तो नहीं मिल रहा है, ये तीसरा कंपोनेंट होता है। और चौथा होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलियंस, यानी कि देखिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण नेचुरल रिसोर्सेज बदल रहे हैं तेज़ी से, तो उसका क्या इम्पैक्ट है और कितनी रेजिलियंस है, यानी कि क्या वहाँ पर खाद्यान्न फ्यूचर में भी पैदा होते रहेंगे, ऐसा ना हो कि वहाँ पर खाद्यान्न पैदा होना ही बंद हो जाए ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो वो कितनी रेजिलियंस उस एरिया में, उस देश में दिखाई जाएगी। ये सभी कंपोनेंट्स को, ये सभी फैक्टर्स को लेकर ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स बनाया जाता है। तो इसमें टोटल 58 यूनिक फूड सिक्योरिटी इंडिकेटर्स हैं। अब सारे हमारे कोई काम के नहीं है। कुल मिलाकर ये इनकम और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बताते हैं देशों के बीच में, और खाद्यान्न को लेकर कोई देश कितना सुरक्षित हो सकता है, ये जानकारी हमें यहाँ मिलती है। इनका लक्ष्य क्या है? देखिए, यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक हिस्सा जीरो हंगर बाय 2030 भी है। तो इसी एसडीजी को मद्देनजर रखते हुए ये दिखाते हैं देशों को कि कितनी आपके खाद्यान्न सुरक्षा में कमी है, पॉइंट आउट करा जाता है उन्हें, उन गैप्स को, और वहाँ पर देश इंप्रूव करें, ये इनका मकसद है। तो यहाँ पर ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि कैसे अभी के और आने वाले जो चैलेंज हैं उनसे निपटने के लिए काम किया जा सकता है। तो 2 तरीके से काम किए जा सकते हैं। पहला, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप यील्ड्स, यानी कि क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए ऐसी फसलों का इस्तेमाल जो इस क्लाइमेट चेंज को झेल सकें, दे आर रेजिलिएंट। तो इसमें इनोवेशन या काम किया जाए। और दूसरा, ऐसे प्रोग्राम में पैसा लगाया जाए जो सबसे वल्नरेबल, यानी कि जिन्हें सबसे ज़्यादा खाद्य सुरक्षा का खतरा है, ऐसे सोसाइटीज़ या ऐसे समाज के वर्गों पर पैसा लगाया जाए। उस एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया जाए जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, जो ज़्यादा वल्नरेबल है। तो जीएफएस इंडेक्स 2021 की जो फाइंडिंग्स है वो ये बताती हैं कि दुनिया भर में ओवरऑल अगर आप एवरेज देखें तो खाद्य सुरक्षा लगातार दूसरे साल कम हुई है। 2020 में भी कम हुई थी, 2021 में भी कम हुई है। उसके पहले लगातार 7 साल तक ये बढ़ी थी, लेकिन अब 2 साल से ये कम हो रही है। तो एसडीजी का जो गोल है जीरो हंगर, वो अचीव करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये इंडेक्स हमें बताता है कि कई देशों ने बहुत तरक्की करी है पिछले 10 सालों में खाद्य सुरक्षा को लेकर, लेकिन अभी भी जो ओवरऑल फूड सिस्टम है जिससे खाना खेत से हमारे प्लेट तक पहुंचता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आर्थिक, पर्यावरण संबंधित और जियोपॉलिटिक्स संबंधित ऐसे कई कारक हैं जो
इस फूड चेन को तोड़ सकते हैं। और इनसे निपटने के लिए हर स्तर पर काम करना ज़रूरी है, चाहे वो लोकल हो, राष्ट्रीय स्तर हो या फिर विश्व स्तर पर, तभी कुपोषण से निपटा जा सकता है। अब इस सूचकांक ने दुनिया भर के देशों को 4 हिस्सों में विभाजित किया है। आप इनकी कलर कोडिंग यहाँ देख सकते हैं। जो डार्क ग्रीन देश हैं, आयरलैंड, यूके, फिनलैंड, ये सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद जो ग्रीन कलर के कंट्रीज़ हैं, जिसमें ज़्यादातर यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका आ रहा है, ये ठीक ठाक कर रहे हैं, गुड परफॉर्मेंस है, अच्छा परफॉर्मेंस है। मॉडरेट होगा ठीक ठाक परफॉर्मेंस, जिसमें लगभग पूरा दक्षिण एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के कई देश आते हैं। और जहाँ पर सुधार की आवश्यकता है, नीड्स इंप्रूवमेंट, उसमें आप देखेंगे कि मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज़ या कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर दक्षिण एशिया और अफ्रीका में खाद्यान्न सुरक्षा इतनी अच्छी नहीं है। अगर हम नंबर 1 कंट्री देखें तो इस सूचकांक में नंबर 1 पर है आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड। ये टॉप कंट्रीज़ हैं। अभी लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। आपको सिर्फ टॉप 5 और बॉटम 3 याद रखने हैं और भारत की रैंक याद रखिए, और भारत के पड़ोसियों से कहाँ कंपेयर करते हैं इतना याद रखना है। तो टॉप 5 भी क्या, आप तो टॉप 3 याद रख लो, काम हो जाएगा। तो आयरलैंड, ऑस्ट्रिया और यूके, ये 3 ऐसे देश हैं जहाँ का स्कोर सबसे बेहतरीन है। तो आयरलैंड का स्कोर है 84, और स्कोर हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जान लीजिए कि इनका ओवरऑल स्कोर काफ़ी अच्छा है। आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, यूके, फिनलैंड, ये सभी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो इनका स्कोर बहुत ही अच्छा देखा गया है। यूएस टॉप 5 में नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स एक तरह से 10वें नंबर पर आता है। 9th पोजीशन पर 2 देश हैं, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एशियन कंट्रीज़ में केवल जापान 8वें स्थान पर, यानी कि टॉप 10 में केवल एक जापान आता है एशियन कंट्रीज़ में। अगर आप सबसे नीचे वाले देश देखेंगे तो बुरुंडी, यमन और मोजाम्बिक हैं। तो बुरुंडी लास्ट पर है। हालांकि 113 देश हैं। इसका मतलब क्या है कि देखो, एक तो इन्होंने सेम रैंक दी है, जहाँ पर स्कोर सेम है वहाँ सेम रैंक है, तो 113 से ज़्यादा देश हैं। लेकिन कुछ देशों के अंदर डेटा अवेलेबल नहीं है, जैसे कई अफ्रीकी देश आप यहाँ पर वाइट कलर में देख सकते हैं। तो ये वाइट कलर के कंट्रीज़ का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए इन्हें रैंकिंग में नहीं रखा गया है। तो लास्ट के कंट्रीज़ हैं मोजाम्बिक, यमन और बुरुंडी, और इनमें से कई देशों में गृह युद्ध चल रहा है। सूडान जैसे देशों के अंदर खाद्यान्न का बहुत दशकों से संकट रहा है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत 71st रैंक पर है, 71st पोजीशन है, स्कोर है 57.2, और हम अपने पड़ोसियों से यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है भारत के लिए। तो 75th पर है पाकिस्तान, श्रीलंका 77, नेपाल 79 और बांग्लादेश 84। तो हमारे सारे पड़ोसी यहाँ पर हमसे पीछे हैं। लेकिन जो हमारा प्रतिद्वंदी पड़ोसी है चाइना, ये 34वें स्थान पर है, तो ये हमसे काफ़ी आगे है। तो यहाँ पर बस ये देख लो कि भारत 71 है, उसके बाद म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ये सब भारत से पीछे ही हैं, लेकिन 70s के अंदर ही आ जाते हैं। एक बात यहाँ पर गौर करने लायक है कि ओवरऑल स्कोर तो भारत का बेहतर है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी के मामले में, यानी कि खाद्यान्न कितने कम दामों पर अवेलेबल है, उस मामले में भारत थोड़ा पिछड़ जाता है अपने पड़ोसियों से। तो अब अफोर्डेबिलिटी के अंदर अगर आप स्कोर देखेंगे तो पाकिस्तान, श्रीलंका, इनके स्कोर भारत से काफ़ी बेटर है। नेपाल का कम है, लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान के अंदर अफोर्डेबिलिटी थोड़ी सी बेटर है। म्यांमार के अंदर भी बेटर है। तो भारत ने बाकी तीनों कैटेगरीज, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, सेफ्टी और नेचुरल रिसोर्सेज में अच्छा स्कोर किया है, लेकिन एक अफोर्डेबिलिटी के मामले में भारत थोड़ा सा पीछे रह गया है। बाकी तीनों क्राइटेरिया में भारत अपने पड़ोसियों से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अगर हम भारत की प्रोफाइल को देखें तो ये भारत की इंडिविजुअल स्कोर्स हैं। स्कोर्स इंडिविजुअल आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, बस हाँ ये आप देख सकते हैं कि अफोर्डेबिलिटी 50 के आसपास है, अवेलेबिलिटी 65, क्वालिटी सेफ्टी 59 और यहाँ 52.8। भारत के लिए चिंता का विषय बस एक ही है कि हम अफोर्डेबिलिटी में अपने पड़ोसी पाकिस्तान और श्रीलंका से पीछे हैं। तो अफोर्डेबिलिटी स्कोर हमारा थोड़ा सा कम है, ये एक चिंता का विषय है। ओवरऑल अगर आप 10 साल में देखें तो भारत ने भी तरक्की करी है। 2012 से 2021 के बीच में भारत का स्कोर 2.7 इंक्रीज हुआ है, लेकिन इसी समय में भारत के पड़ोसियों ने बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है, अच्छी छलांग लगाई है। तो जहां भारत 2.7 पॉइंट्स की वृद्धि देख रहा है, वहीं पर पाकिस्तान ने 9 पॉइंट, नेपाल 7 पॉइंट, बांग्लादेश 4.7 और चाइना 9.6 पॉइंट से बढ़ चुका है पिछले 10 सालों में। तो इसी के साथ ये छोटा सा प्यारा सा लेक्चर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि भारत की रैंक अगले साल और अच्छी आएगी। अगर आप अनअकैडमी पर भारत के बेस्ट एजुकेटर्स से लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लस या आइकॉनिक दोनों में से कोई भी सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन कैसे जुड़ना है इसमें, इसके लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं उसमें आपको अनअकैडमी की तरफ से पूरी गाइडेंस अवेलेबल कराई जाएगी, जो भी रिक्वायरमेंट होती है IAS एग्जाम की उसके प्रति। यहाँ पर
जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं उसमें आप महिपाल कोड इस्तेमाल करने पर 10% डिस्काउंट प्राप्त करेंगे। तो इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल ज़रूर करें। ऑप्शनल के कोर्सेज पर अभी आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑप्शनल प्लस जीएस दोनों का कंबाइंड कोर्स लेंगे तो 57,700 रुपीज़ का आपको ये अवेलेबल होगा फॉर 1 ईयर। इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ और साथ ही साथ मटीरियल पूरा फ्री में मिल जाएगा। अगर आप केवल 2022 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो जून में 9 महीने बचे हैं, तो 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन यू विल गेट इट फॉर 45,675। याद रखना ये कोड लगाने के बाद का प्राइस है जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर आपको। और 3 मंथ्स का कॉम्बो जिसमें ऑप्शनल और जीएस दोनों शामिल हैं, जो मेंस के जो अभ्यर्थी हैं उनके प्रति टारगेटेड है, ये आपको 28,000 रुपीज़ में अवेलेबल होगा। अगर आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद आप मेरे एनसीईआरटी पॉलिटी कोर्स को भी देख सकते हैं। इट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। 2 क्लासेस इसकी हो चुके हैं और आप इसको अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी एनसीईआरटी जो पॉलिटी की हैं वो मैं कवर यहाँ पर करने वाला हूँ। ये सभी कोर्सेज ईएमआई पर भी अवेलेबल हैं। ईएमआई कैसे अवेल करना है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करो, आपको पूरा प्रोसेस गाइड करवा दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज़ आपको यहाँ पर हमारी तरफ से फ्री मिलेगी अगर आप 1 ईयर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। नए बैचेस हर वेडनेसडे को चालू होते हैं, तो 27 अक्टूबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों के बैचेस होते हैं। मेंस आंसर राइटिंग बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शनल के कई नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं 21 से। 22 और 23 के एस्पिरेंट्स के लिए पूरी जर्नी हमने चार्ट आउट कर रखी है। लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म भी अब स्टार्ट होकर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।